आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऑप्शन है अनुच्छेद 323 का, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, अनुच्छेद 343 गा के अंतर्गत या फिर अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत। क्योंकि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के द्वारा प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की गई थी। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों के निर्णयों को अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जबकि अनुच्छेद 324 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 243 गा जो है वो पंचायतों की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 343 जो है वो संघ की राजभाषा से संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कि यह एक स्थायी सदन है, इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं, और तीसरा है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात संसद के द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। तो कौन सा जो है वो सत्य नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें 2/3 नहीं, ठीक है, इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रत्येक दूसरे वर्ष अपना अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। विधान परिषद जो है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। इसकी स्थापना अनुच्छेद 169 के तहत संसद करती है और संसद उसे समाप्त भी कर सकती है, ठीक है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे समाप्त जरूर किया जा सकता है, ठीक है, और इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष के पश्चात अपना अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समितियों में से एक ने पंचायती राज के लिए द्वितीय प्रतिमान की संस्तुति की थी? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, LM सिंघवी, अशोक मेहता या फिर PK थुंगन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अशोक मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन और उसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया और इसी समिति ने पंचायती राज के त्रिस्तर के स्थान पर द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी, जबकि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूल कर्तव्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और उसकी हिंसा का त्याग, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, तीसरा है राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का आदर एवं पालन करना, और चौथा है आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। तो कौन सा कथन जो है मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। संविधान के भाग 4 का में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को स्थापित किया गया था। जब इन्हें स्थापित किया गया था तो इनकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर जो है माता पिता उपलब्ध कराएंगे। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कि यह नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक को सामान्यतया प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं।
अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत यह विशेष उपबंध किया गया है कि गोवा राज्य की विधानसभा में से कम 30 सदस्य होंगे? 371 एच, 371 जी, 371 या 371 आई। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन 371 आई। 371 एच जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है और 371 जी जो है वो मिजोरम से संबंधित है, मिजोरम। और 371 जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है, ठीक है। और 371 जो है और 371 आई जो है वो गोवा से संबंधित है, गोवा की राजधानी पणजी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण में एक अभिकथन और दूसरे कारण कहा गया है। अभिकथन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते किंतु राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, तो कौन सा कथन सही है? केवल एक ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है, डी ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ए गलत है, आर सही है। क्योंकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं किंतु राज्यों की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इसलिए ए ऑप्शन गलत है। और आर, इसलिए आर जो है वो पूर्णतया सही है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। अगला प्रश्न है, सहकारिता उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा के गठन करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस आयोग ने की? ऑप्शन है राजमन्नारा आयोग 1969, सरकारिया आयोग 1983, पुंछी आयोग 2007 और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, सरकारिया आयोग 1983। इसके अध्यक्ष जो थे वो न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया थे और एक केंद्र और राज्यों के संबंध पर यह समिति का आयोग का गठन किया गया था। यह 3 सदस्यीय आयोग था और इसने 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जबकि 83 में इसका गठन हुआ था और इसी ने एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करने का प्रस्ताव दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कि इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और इस भाग के प्रावधान राष्ट्र के संचालन में मूलभूत हैं। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए और दोनों, मतलब किसी दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 337 या अनुच्छेद 340। जो इसका सही आंसर है, जो इसका आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 330। क्योंकि अनुच्छेद 330 के अंतर्गत ही लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है और वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति और 40 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। मतलब कि एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है? धार्मिक समानता, राजनीतिक समानता, असामाजिक समानता या फिर आर्थिक समानता। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सामाजिक समानता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, दंडित कैदियों को क्षमादान और राज्य केंद्र के मध्य उत्पन्न विवादों का निर्णय करना। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है कि अनुच्छेद 330 क्या कहता है, 320 क्या कहता है, 323 क्या कहता है और 323A क्या कहता है।
तो सही सुमेलन जो है वो 320 जो है, अनुच्छेद 320 जो है वो लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन है। 330 में लोकसभा में SC/ST सीटों का आरक्षण है। 323 में प्रशासनिक अधिकरण है और 24 में निर्वाचन आयोग है, जिसका सही जो आंसर है वो सी है। अगला प्रश्न है, संसद सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता, यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 85 या फिर अनुच्छेद 84, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति की व्यवस्थापक शक्तियों में अनुच्छेद 85 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के सत्रों का आहूत और सत्रावसान करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद का सत्र बुलाएगा, जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। तो ये थे हमारा मतलब कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का आचरण कर सकती है 1/3 बहुमत से, साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से या आधे सदस्यों के बहुमत से। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 2/3 के बहुमत से। और सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, राज्य निर्वाचन आयुक्त के हटाने को, महान्यायवादी को हटाने को या लोकपाल के सभापति और सदस्यों को हटाने में। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, महान्यायवादी को हटाने। क्योंकि महान्यायवादी को हटाने में संसद की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति और राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को नियुक्त किए जाने का प्रावधान है और राष्ट्रपति केवल प्रसाद के पद पर रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का विचार करें कि पेशवा बाजीराव द्वितीय बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था और सुगौली की स्थिति का संबंध आंग्ल अफगान युद्ध से है और सिक्किम का विलय भारत में विलय लाल डलहौजी के काल में हुआ था। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 या फिर उपरोक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 3 दोनों। मतलब 1 और 3 जो हैं वो सही है, क्योंकि सुगौली की संधि जो है वो आंग्ल अफगान नहीं बल्कि आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित है और लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जो 1814 से 1816 के बीच हुआ था और इस युद्ध का समापन जो है सुगौली की संधि से हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बहिष्कृत भारत, महात्मा गांधी, दैनिक आज, शिव प्रसाद गुप्त, स्वदेश वाहिनी, रामकृष्ण पिल्ले, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। तो इसका सही जो सुमेलित है वो आपका है ए ऑप्शन, बहिष्कृत भारत, महात्मा गांधी। यही जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बहिष्कृत भारत की सभा की स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर ने की थी और भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की और 1927 में इन्होंने ही मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया था। इसलिए ए ऑप्शन इसका जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया, जिसमें भारतीय सदस्य के रूप में शामिल थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, जस्टिस गुरुदास बनर्जी, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ए बी दोनों। और सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 1881 का कारखाना अधिनियम, 1891 का कारखाना अधिनियम, 1911 का कारखाना अधिनियम या 1922 का कारखाना अधिनियम। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1881 का कारखाना अधिनियम। ए ऑप्शन का जो है वो सही है। ये था हमारे आज के कुछ प्रश्न।